बुखार तो काफी कम हो गया परवेज भाई, और आपकी तबीयत भी पहले से बेहतर लग रही है। ये आपका अंदाज है कहने का कि दफा हो जाइए। कोई ना, चले जाते हैं। हम तो चाहते हैं सब यहाँ से जल्द चले जाएं, पर ठीक होकर। भाई मुश्ताक मियां, मोहतरमा तो हमें धक्के मार मार के अस्पताल से निकाल रही हैं। वार्निंग मिली है कि आज ही क्या दफा हो जाइए यहाँ से। आपकी सारी दवाइयाँ फाइल में लिख दी है परवेज भाई जी। वक्त से लेते रहिएगा। सभी मरीजों का बहुत ख्याल रखते हैं। बहुत अच्छी खातून है, नेक दिल और खुश मिजाज, और खूबसूरत भी है। हाँ नहीं मतलब। हाँ नहीं मतलब मियां? अरे भाईजान कहिए तो बात चलाएं। अरे परवेज मियां, खुद भी पिटोगे और मुझे भी पिटवाओगे। हम कोई गलत बात चलाने की थोड़ी बात कर रहे हैं। नेक नियत है, और हम तो उनसे बात कर भी चुके हैं। अकेली रहती है मोहतरमा। पर मैं अकेला नहीं रहता, आफरीन रहती है मेरे साथ। इसलिए तो आफरीन को अम्मी की ज़रूरत है और आपको एक हमसफ़र की। एक तीर और दो निशाने। बोलिए क्या कहते हैं? आजमाएंगे नहीं? अरे लुत्फ उठाइए मोहतरमा। लाजवाब मुश्ताक भाई। ये इत्र मैंने खास तौर से आपके लिए बनाया है। ऐसा जादू करेगा ये इत्र कि आपकी रूह महक उठेगी, गुल बदन चाहत में थिरक उठेगा। अरे बस बस मुश्ताक भाई। नहीं, अब कोई बस नहीं बोलेगा, ना आप और ना वो। दुनिया में हर मर्ज की दवा है, और उस दवा का नाम है मुश्ताक। जिंदगी में जब भी तकलीफ हो ना, बिना तकल्लुफ के मेरे पास आ जाना। बंदा बनाई खिदमत के लिए है। जी मुश्ताक भाई, आदाब। आदाब। ये कौन सा है? हाँ वाजिद बोल। मुश्ताक भाई जल्दी अपने घर पहुंचिए, जल्दी। क्यों, क्या हुआ वाजिद? मुश्ताक भाई, आफरीन शायद बेहोश हो गई है, उसकी सांस नहीं चल रही है। किसी ने शायद हमला किया आपकी बेटी पर। हमला? आफरीन पर? क्या बक रहा है? हसीना कहाँ है? मुश्ताक भाई, हम सब आपके घर के बाहर इकट्ठा हुए हैं। इब्राहिम अभी रिक्शा लेने गया, आप जल्दी आइए। आफरीन, आफरीन उठना बेटा। आफरीन, आफरीन आँख खोलना। आफरीन खोलना। हटिए। हसीना भाभी, आप मेरे साथ अस्पताल चलिए। संभाल के, तू जा, मैं जफर को संभालूंगी। हटिए हटिए, जल्दी हटिए। भाई साहब जल्दी जल्दी जल्दी। डॉक्टर, नर्स, कोई है? मैडम देखिए, बच्ची की सांस रुक गई है मैडम, डॉक्टर बुलाइए जल्दी। बच्ची तो मर चुकी है। जी डॉक्टर, मुझे बाहर देखते ही लगा था। गले पर स्ट्रैंगुलेशन के निशान है। पुलिस को फोन करो तुरंत। ये कौन सा है? बोलिए ना कौन सा है? कौन था वो कमीना? मेरी मासूम बच्चे को किसने मार डाला? किसी को पता नहीं मुश्ताक भाई। जब हसीना भाभी चिल्लाई तो हम सब इकट्ठा हुए। हमको तो वहीं लगा था कि आफरीन की सांसें रुक चुकी हैं। मुझे कुछ नहीं पता ये सब कैसे हुआ। हसीना जी, हुआ क्या था? आप घर पर थी, बच्ची घर पर थी, दरवाजे पर कौन आया था? आफरीन को दरवाजा क्यों खोलना पड़ा? हसीना, तुम उस वक्त क्या कर रही थी? मैं कपड़े धो रही थी जी। अम्मी मैं देखती हूँ। जा। ना मैंने कुछ देखा ना मुझे कुछ सुनाई दिया, कुछ पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब मैंने आफरीन को आवाज लगाई ये पता करने के लिए कि दरवाजे पे कौन आया है, वो जवाब ही नहीं दे रही थी। आफरीन, आफरीन कौन आया दरवाजे पे?
आफरीन जवाब क्यों नहीं दे रही है? कौन आया है? ये लड़की भी ना। आफरीन, 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 बेटा उठ, क्या हो गया तुझे? आफरीन, 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 क्या हो गया तुझे? मैं चिल्लाती रही, लेकिन आफरीन एकदम खामोश थी, बेहोश। हसीना भाभी की आवाज़ से ही हम सब इकट्ठा हुए। मैंने ही मुश्ताक भाई को फ़ोन किया था। आप दोनों में से किसी ने भी मुश्ताक के दरवाजे पे किसी को नहीं देखा? जी नहीं मैडम, हम जब वहाँ गए तब वहाँ कोई नहीं था। मैं तो मुश्ताक भाई के बगल में ही रहता हूँ। काम से लौटकर घर में लेटने जा रहा था, अचानक मैंने हसीना भाभी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी। साहब ये है मुश्ताक भाई का घर। यहाँ मैडम, आफरीन यहीं गिरी हुई थी। हसीना भाभी आफरीन को गोद में लेकर यहाँ बहुत रो रही थी, चिल्ला रही थी बहुत। हसीना और मुश्ताक का एक और भी बच्चा है ना? जी मैडम, जफ़र नाम है उसका, 2 साल का है। यही नाजिया भाभी के साथ है, इब्राहिम भाई की बीवी। साहब दोपहर का वक्त था, सब खा पी के सुस्ता रहे थे। कोई भी अपने घर के बाहर नहीं था। किसी ने नहीं देखा कि मुश्ताक के घर पे कौन आया था? देखा होता तो जरूर पकड़ लेते साहब। और साहब आफरीन चिल्लाई तक नहीं कि किसी को कुछ सुनाई देता, वरना हम तो यही सामने रहते हैं। किसी को कुछ सुनाई भी कैसे देता साहब, जब घर के अंदर आफरीन की अम्मी हसीना तक को कुछ सुनाई नहीं दिया। मौत गला घोटने से हुई थी। बच्ची का विंड पाइप पूरी तरह से चोक्ड हो चुका था। अभी तक जो पता चला उससे तो लग रहा है कि बच्ची आफरीन ने कोई शोर नहीं मचाया, क्योंकि बाथरूम में कपड़े धोती हुई इसकी माँ हसीना ने कुछ नहीं सुना, और ना ही मोहल्ले में किसी ने कुछ सुना और ना ही देखा। मैं डिटेल एनालिसिस के लिए बॉडी फॉरेंसिक टीम को भेज देता हूँ। हाँ ना सर। सर लगता है आफरीन की माँ हसीना सच नहीं बोल रही है। क्यों, क्या गड़बड़ है? सर हसीना ने कहा था कि हादसे के वक्त वो बाथरूम में कपड़े धो रही थी। हाँ तो? बट सर बाथरूम में तो किसी भी तरह के कपड़े नहीं दिखे, ना मैले और ना ही धुले। सर बाथरूम तो एकदम सूखा पड़ा है और तार पे सारे कपड़े भी सूखे पड़े हैं। तो फिर हसीना से ही पूछते हैं, कहाँ है वो कपड़े जो वो धो रही थी? कौन आया था हसीना? सच में तुमने कोई आवाज नहीं सुनी? कितनी बार पूछोगे मुश्ताक, सच में कोई आवाज नहीं सुनाई दी, आफरीन भी नहीं चिल्लाई। मेरा यकीन करो। सर यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है जो हसीना छुपा रही है। वो सीसीटीवी है, यहाँ जो भी आया गया होगा, अगर आया था तो सीसीटीवी में जरूर कैप्चर हुआ होगा। वो तो इब्राहिम भाई का घर है साहब। जी वो सीसीटीवी मेरे शौहर ने लगवाया है। ये सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग कहाँ रहती है नाजिया? जी वो तो सोहेल के अब्बू को ही पता होगा। 8 साल की मासूम बच्ची आफरीन की मौत का केस अब सर के बल उलटने वाला था। सिर्फ हसीना के अविश्वसनीय बयान की वजह से नहीं, बल्कि इब्राहिम शेख के घर के बाहर लगे सीसीटीवी की वजह से भी, जिसने आफरीन की मौत के राज को और भी गहरा कर दिया। इब्राहिम के बीच के 28 मिनट का फुटेज कहाँ गया? वो छपा नहीं साहब, कैमरा बंद हो गया था बीच में कुछ देर के लिए। ठीक उसी टाइम पे जब हसीना के हिसाब से उसके दरवाजे पे कोई आया था जो शायद हत्यारा हो सकता है। मैडम ऐसा है कि मेरा बेटा सोहेल, वो 2 बजे उसका एक प्रोग्राम आता है, तो वो टीवी ऑन करने के चक्कर में गलती से सीसीटीवी ऑफ हो गया। मैडम सोहेल से अक्सर ऐसी गलती हो जाती है। जैसे ही हसीना भाभी चीखी तो आवाज़ सुनकर मैं बाहर आया तो देखा कि सीसीटीवी ऑफ हो गया। क्या हो गया तुझे? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? कैसी आवाज? ये तो हसीना भाभी की आवाज है। सोहेल तूने फिर से सीसीटीवी ऑफ कर दिया? गलती हो गई अब्बू। करते क्या हो तुम इब्राहिम? कारपेंटर हूँ साहब। रोज दोपहर काम से घर आते हो? हाँ ज़्यादातर आता हूँ मैडम, खाना खा के सो लेता हूँ, फिर शाम को चाय पी के चले जाता हूँ, फिर रात को लौटता हूँ।
फिर भी हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए। जी जी साहब, जो भी है वो निकलवा के देता हूँ साहब। सर साधारण आमदनी का कारपेंटर और घर के पास सीसीटीवी कैमरा। हाँ अजीब तो है। और इस बच्ची की माँ हसीना का बयान भी झूठ मालूम हो रहा है। तुम सही कह रही थी नुसरत, यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। दुआओं का कुछ तो असर होता ही है। देखते हैं क्या असर होता है। हसीना सैयद, हमें गीले कपड़े ना तो तुम्हारे घर के बाथरूम में मिले हैं और ना ही तार पर। जब आफरीन का कत्ल हुआ तुम कपड़े नहीं धो रही थी। ये नाटक करना बंद करो हसीना। अब तक तुम हमसे सिर्फ झूठ बोलती आई हो। मैं सच बोल रही हूँ। क्या तुम कपड़े निचोड़कर सुखाकर सब कुछ साफ सुथरा करने के बाद अपनी बच्ची आफरीन को देखने गई थी? या फिर जानबूझकर आफरीन की आखिरी सांस लेने का इंतजार कर रही थी? उसके बाद चिल्ला चिल्ला कर मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया। हसीना क्या नाटक लगा के रखा ये? मैं कपड़े नहीं धो रही थी। तो क्या कर रही थी? कौन आया था दरवाजे पर? या कोई आया ही नहीं? बेल बजी ही नहीं। ये क्या बोल रहे हैं आप? कोई आया था, बेल बजी थी, आफरीन गई थी दरवाजा खोलने के लिए। तुम अब भी कहानी बना रही हो। हसीना सच बोलो, वरना इतना याद रखो कि जिस तरह से तुम झूठे कपड़े धो रही थी ना, वैसे हम तुम्हें धोकर सच सामने ला सकते हैं। मैं इस बार सच ही बोल रही हूँ। दरअसल मैं अंदर के कमरे में सो रही थी। आफरीन जरा देख दरवाजे पे कौन है। अम्मी मैं गुड्डा गुड्डी के लिए खाना पका रही हूँ, मैं अभी नहीं जाऊंगी। हाँ तो रोक देना 2 मिनट, जा जाकर देख क्या कौन है दरवाजे पे, जा। मैं गहरी नींद में थी साहब। आफरीन को दरवाजा खोलने के लिए भेजकर फिर से सो गई थी। कुछ 5 मिनट बाद मेरी आंख खुली तो देखा आफरीन नहीं थी। आफरीन, आफरीन कौन है दरवाजे पे? आफरीन, आफरीन जवाब क्यों नहीं दे रही है? लड़की भी ना परेशान करके रखा है। आफरीन, आफरीन, आफरीन क्या हो गया तुझे? आफरीन, पहले कहा कि कपड़े धो रही थी, अब कह रही हो कि सो रही थी। क्या वाहियात कहानी! इतनी गहरी नींद कि तुमने अपनी 8 साल की बच्ची की आखिरी चीखें तक नहीं सुनी। ये गहरी नींद नहीं, गहरी साजिश है। नहीं साहब, ठीक ऐसा ही हुआ था। देखो हसीना, तुम्हारी पकाई दोनों कहानियां ना एकदम फीकी है। हम नमक मिर्च लगाकर असली कहानी भी बाहर निकाल सकते हैं। एक और मौका देते हैं। सच सच बताओ। मैं सच ही बोल रही हूँ। मैं दरअसल डर गई थी कि मेरे शौहर मुझ पर बरसेंगे कि आफरीन को दरवाजा खोलने के लिए मैंने क्यों भेजा, इसलिए तब मैंने झूठ बोला था। लेकिन अब सच बोल रही हूँ। सच तो तुम अब भी नहीं बोल रही। कोई बेल बजी नहीं, दरवाजा खुला ही नहीं, तुमने खुद अपने हाथों से आफरीन का गला घोटा। आप क्यों मुझ पे इतना भद्दा इल्जाम लगा रहे हैं? मैं अपनी बेटी की जान क्यों लूंगी? ये तुम हमें बताओगी। तुम्हारा पड़ोसी इब्राहिम शेख, उसके घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा क्यों लगा है? मुझे क्या मालूम? वो सीसीटीवी कैमरा उसी वक्त बंद क्यों हुआ जिस वक्त आफरीन का कत्ल किया गया? मुझे नहीं पता ये सब। सब पता है तुम्हें। इब्राहिम ने जानबूझकर वो सीसीटीवी बंद किया ताकि सबूत ना रहे। किस सबूत के बारे में बात कर रही है? क्या बोल रहे हैं आप लोग? तुम बोलो हसीना, क्या चल रहा है तुम्हारे और इब्राहिम के बीच में? तुमने और इब्राहिम ने मिलकर नाटक रचा था ना। असल में तुम्हारे घर के बाहर कोई आया ही नहीं था। ये झूठ पकड़ा ना जाए इसीलिए सीसीटीवी कैमरा एंड टाइम पे बंद किया गया। क्या पकड़ा है तुम्हारे इब्राहिम के बीच में? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। पर आप लोग ख्याली खिचड़ी पका रहे हैं। रत्ती भर का लिहाज नहीं है कि आप एक माँ से बात करें जिसकी बेटी का भी कत्ल हुआ है। इस बात को समझते हैं आप लोग? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि हसीना ने किया होगा। जब पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे हम लोगों को तभी बता देना चाहिए था। तो अभी बता देते हैं ना, मोहल्ले से बाहर कर देते हैं उस चुड़ैल हसीना को। और ये नाजिया के घर का क्या माजरा है? उसके शौहर इब्राहिम ने सीसीटीवी क्यों लगाया और वो ऐन वक्त पर बंद कैसे हो गया? सॉरी अम्मी। चुप, सॉरी के बच्चे। अगर किसी ने पूछा तो क्या बोलेगा? क्या बोलूं? आप ही बोलो। यही बोलना कि सीसीटीवी का स्विच तूने बंद किया था, समझा? कभी भी कोई भी तुझसे कुछ पूछे सिर्फ यही बोलना। जी अम्मी, लेकिन गलती से हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला।
मुस्ताक भाई, हसीना को बाहर निकालो। आप लोग क्या करना चाहते हैं? हम मोहल्ले के बीचों बीच मार मार कर उसे सच उगलवाएंगे। आप बाहर निकालिए उसे। मुस्ताक भाई, इस बेरहम औरत को आपको घर से पहले ही निकाल देना चाहिए था। मैंने अपनी आफरीन को खोया और इस वक्त मुझ में ये सब बातें करने की ताकत नहीं है। तो जुटाइए ताकत और हटाइए उसे। आप अपने इत्र की खुशबू में इतने खो गए मुस्ताक भाई कि अपने घर में पनप रही सड़न को सूंघ नहीं पाए। बाहर निकालिए उसे, अभी के अभी निकालिए। औरत जात समझकर पुलिस वाले नरमी से पेश आते होंगे, लेकिन हम मोहल्ले की औरतें दिखाएंगे उसे कि हम किस मिट्टी के बने हुए हैं। अरे वो सिर्फ नाम की हसीना है, अंदर से बदसूरत है, बदसूरत। मैं पुलिस बुला रहा हूँ। डायनों के लिए कोई जगह नहीं है हमारे मोहल्ले में। बुलाइए उसे। अगर बाहर नहीं भेजा तो हम अंदर आ जाएंगे, झाड़ू और जूतों से मार मार कर निकालेंगे उसे। सब जल्दी आइए, फसाद होने को है। अगर हसीना इनके हाथ आ गई तो ये लोग उसे जान से मार डालेंगे। भाई बाहर निकालिए हसीना को, निकालो हसीना को बाहर, हम अंदर आ रहे हैं। सर, भीड़ बिखर गई है, लेकिन एक खबर सामने आई है। ये जो हसीना है वो आफरीन की सौतेली माँ थी और मोहल्ले के हर बंदे का यही कहना है कि हसीना आफरीन के साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। 1 किलो चावल है आफरीन। जो दुकानदार टेंशन ने दिए था वो मैं ले आई अम्मी। और आधे रास्ते में गिराते हुए आई है। पैकेट फटाई दिखाई नहीं दिया, अंधी हो गई है क्या? तेरे अब्बू तेरे स्कूल पर इतने पैसे खर्च कर रहे हैं फेल होने के लिए। मुझे पढ़ाएंगे प्रेजेंट, पर फेल क्यों हुई हूं मैं? तो क्या इंतजार कर रही है फेल होने का? इतने कम नंबर फेल बराबर ही होते हैं। चल, अब्बू से कहकर ना तेरा स्कूल ही छुड़वा देती हूँ। फिजूल पैसों की बर्बादी है ना। मुझे स्कूल पसंद है पर पढ़ाई नहीं। चुप कर। बड़ी आई शहजादी साहब की बाप ने पसंद नापसंद बता। सर, हसीना का कोई ना कोई कनेक्शन पक्का है आफरीन के मर्डर से। हाँ, हसीना का इन्वॉल्वमेंट तो रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ कोई और भी रहा होगा, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से आफरीन का गला घोटने वाले हाथ शायद किसी मर्द के हैं। डिटेल एनालिसिस हो चुकी है। फॉरेंसिक टीम का कहना है कि विक्टिम के गले पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उनकी साइज देखकर ऐसा लगता है कि गला दबाने वाले हाथ शायद किसी आदमी के थे। इसका मतलब है घर में वाकई कोई आया था या शायद पहले से मौजूद था, और ये हसीना कहानी बन रही है कि उसे मालूम ही नहीं कि कौन आया था। मुश्ताक जी, आफरीन की बॉडी दोपहर 2 बजे तक आपके हवाले कर दी जाएगी। उसे घर कैसे लाऊं? जनाजा कैसे उठेगा? मोहल्ले वाले तो। उसकी फिक्र आप मत कीजिए, हम मोहल्ले में बंदोबस्त ड्यूटी लगवा देंगे। लेकिन अच्छा ये रहेगा कि हसीना उस वक्त यहाँ ना रहे, हम उसे अपने साथ लेके जाते हैं। वैसे भी उससे हमें काफ़ी सवालात करने हैं। अपने घर के बाहर तुमने सीसीटीवी कैमरा लगाया, कोई खास वजह? हिफाजत के लिए लगाया मैंने। आप तो जानते ही कि कितने बच्चों को उठा लिया जाता है, घरों में चोरियां होती हैं। डर था मुझे भी, इसलिए लगाया मैंने साहब। तुम्हारे बच्चों को किससे खतरा है? तुम्हारे घर में ऐसी कौन सी कीमती चीज है जिसके चोरी होने का तुम्हें डर है? एन मौके पे सीसीटीवी किस डर से बंद कर दिया? अभी मत बोलना इत्तेफाक से हुआ, दम नहीं है इस झूठ में। झूठ नहीं बोला साहब। क्या साहब, आप लोग तो बोलते हो, वो टीवी में क्राइम पेट्रोल में भी कहते हैं कि सतर्क रहो सतर्क रहो, सीसीटीवी लगाओ। फिर एक आदमी लगाया तो उसी की क्लास ले लो। क्लास इसलिए नहीं ले रहे कि सीसीटीवी क्यों लगाया। एक कांड हुआ और एन मौके पर सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया, इसके लिए क्लास ले रहे। अब तुम ये बताओ, सीसीटीवी कैमरा बंद हुआ या बंद किया गया? साहब, मैंने पहले भी बोला आपको कि सोहेल से गलती से बंद हो गया था टीवी ऑन करते वक्त। तूने अपने काम की जगह पे तो सीसीटीवी लगाया नहीं, अपने घर पे लगाया। कोई खास वजह तो रही होगी। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? आप लोग पकड़िए ना हसीना भाभी को, सारा मोहल्ला जानता है कि झूठ बोल रही। कोई आया होगा उसी से मिलने। कौन था वो? कहीं वो तू ही तो नहीं था? तौबा साहब तौबा, ऐसा करना क्या, अब सोचना भी गुनाह है। आप लोग जाइए पूछिए मुश्ताक भाई से, क्या उनको नहीं मालूम था कि हसीना भाभी चिढ़ती थी आफरीन से? सौतीन माँ जो थी। आफरीन मेरे पेट से नहीं जनी, इसलिए मोहल्ले वाले मुझे डायन और न जाने क्या क्या कह रहे हैं। मलिका बकरा बना रही है लोग मुझे मैडम।
बेवजह बकरा तो एक 8 साल की छोटी मासूम बच्ची बनी हसीना। लेकिन मैंने अपनी आफरीन को नहीं मारा। मोहल्ले वाले मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन घर वाला, तुम्हारा घर वाला मुश्ताक, वो भी तुम पर उंगली उठा रहा है। वो भी झूठा है। मैं जानना चाहता हूँ कि हसीना ने क्यों मार डाला मेरी नन्ही सी बच्ची को। हसीना को तोड़ तोड़ कर सब सच उगलवाई। मैं ही अंधा था जो अब तक अंधा बना रहा। नन्ही सी बच्ची मेरी परी बलि चढ़ गई हसीना की साजिश में। परवेज बेग नाम है उसका। उसी के साथ मिलकर मेरी बीवी हसीना ने ये साजिश की है। कौन है ये परवेज बेग? कभी दोस्त हुआ करता था मेरा, लेकिन मैं ही मिला उसे पीठ में खंजर भोंकने के लिए। मुश्ताक जी, जरा खुल के बताएंगे इस परवेज बेग का आफरीन के मर्डर से क्या ताल्लुक है? आपकी बीवी से इसका क्या ताल्लुक है? और आपको क्या लगता है उस दिन ये खुद आपके घर आया था या फिर इसे बुलाया गया था? परवेज ही हसीना को मेरी जिंदगी में लेकर आया था 4 साल पहले। लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि ये एक चाल थी। बुखार तो काफी कम हो गया परवेज भाई, और आपकी तबीयत भी पहले से बेहतर लग रही है। ये आपका अंदाज है कहने का कि दफा हो जाइए? कोई ना, चले जाते हैं। हम तो चाहते हैं सब यहाँ से जल्द चले जाएं, पर ठीक होकर। भाई मुश्ताक मियां, मोहतरमा तो हमें धक्के मार मार के अस्पताल से निकाल रही हैं। वार्निंग मिली है कि आज ही क्या दफा हो जाइए यहाँ से। आपकी सारी दवाइयाँ फाइल में लिख दी है परवेज भाई जी, वक्त से लेते रहिएगा। सभी मरीजों का बहुत ख्याल रखते हैं। बहुत अच्छी खातून है, नेक दिल और खुश मिजाज, और खूबसूरत भी है। हाँ नहीं मतलब। हाँ नहीं मतलब मियां? अरे भाईजान कहिए तो बात चलाएं। अरे परवेज मियां, खुद भी पिटोगे और मुझे भी पिटवाओगे। हम कोई गलत बात चलाने की थोड़ी बात कर रहे हैं। नेक नियत है, और हम तो उनसे बात कर भी चुके हैं। अकेली रहती है मोहतरमा। पर मैं अकेला नहीं रहता, आफरीन रहती है मेरे साथ। इसलिए तो आफरीन को अम्मी की ज़रूरत है और आपको एक हमसफ़र की। एक तीर और 2 निशाने। बोलिए क्या कहते हैं? परवेज की मदद से 1 महीने में हमारा निकाह हो गया, और मेरे जिगर के टुकड़े आफरीन को हम दोनों मिलकर प्यार से पालने लगे। आप परवेज की साजिश के बारे में कुछ बता रहे थे। निहायत ही भद्दा और कमीना इंसान निकला है परवेज। मैंने उसे हमेशा अपना दोस्त समझा। मैं उसका शुक्रगुजार था कि उसने मुझे हसीना से मिलवाया, लेकिन मिलन तो कहीं और ही चल रहा था। पहले मेरी पीठ के पीछे और फिर मेरी नाक के नीचे। दोस्त था तो सीधे पूछने में हिचकिचाहट होती थी। समझ में नहीं आता था कि क्या करूं क्या नहीं, लेकिन अंदर तो मालिक जैसे लावा उमड़ रहा था। फिर भी पहले तमीज से परवेज से गुजारिश की, और फिर हसीना से कि हमारा इस्तेमाल मत करो, हमें मजाक मत बनाओ पूरे मोहल्ले में, सारी बिरादरी में। फिर क्या कहा दोनों ने? बोले गलत फहमी है मेरी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन था मालिक, और है। मैं कभी बेइज्जती के डर से बता नहीं पाया। मैं तो लगता है कि सफर भी हम दोनों का ही बेटा है, हमारा नहीं। पूरी दुनिया हमें बता चुकी थी कि हसीना आफरीन के साथ बदसलूकी करती, गंदा बर्ताव करती। जैसी वो दिखती वैसी है नहीं, लेकिन ना जाने हम किस उलझन में रह गए। हमें कुछ समझ में नहीं आया कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। सा आज मैं भुगत रहा। न जाने मेरी बेटी उन चंद लम्हों में क्या भुगती होगी जब उसका कत्ल हुआ था। परवेज और हसीना को भी वैसी तकलीफ मिलनी चाहिए, बिल्कुल वैसी जैसे मेरी बेटी ने भुगती थी। साहब सदमे से मुश्ताक सठिया गए हैं। और मोहल्ले वाले वो भी सठिया गए हैं? साहब वो बाहर वाले हैं, जलते हैं मुझसे। मेरा यकीन मानिए, आफरीन कभी मेरे लिए सौतेली थी ही नहीं। 4 साल से मेरे और उसके बीच में एक माँ बेटी का रिश्ता रहा है। और परवेज के साथ कितने सालों से और कैसा रिश्ता है तुम्हारा हसीना?
साहब, कल आफरीन के जनाजे में जिस नफरत के साथ मुश्ताक मुझे घूर रहा था, तभी मैं समझ गया था कि उसका अगला कदम क्या होगा। ठीक वही हुआ, पर मुझ पे लगाया इल्ज़ाम बेबुनियाद है। इल्ज़ाम लगा तो है परवेज, अब तुम खुद तशरीफ लाओगे या हम आए तो मिलेंगे? और भागने की तो सोचना भी मत। साहब, भदोई मंडी में मेरी सालों से कालीन की दुकान है, तो भागने वागने का तो कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे कालीनों की तरह मेरा दामन भी बेदाग है। मैं अभी पहुंचता हूँ आपके पास थाने। साहब, बीवी पे शक मुश्ताक को था, ठीक है? आगे बोलो शफाक। तो फिर मुश्ताक की जगह बगल में रहने वाले इब्राहिम ने सीसीटीवी क्यों लगाया था? शायद मुश्ताक ने उससे कहा इन दोनों की आपस में कोई सेटिंग हो। लेकिन ऐन मौके पे सीसीटीवी तो बंद पड़ेगा था इब्राहिम का। हम इस बच्चे सुहेल से भी बात करने वाले, लेकिन है तो बच्चा ही, डर और दबाव में होगा। ये सारा खेला इब्राहिम का लग रहा है। कोई अलग सा प्लान, या फिर मुश्ताक का, या फिर हसीना का परवेज के साथ मिलकर। अशफाक एक काम कर, अंदर तक घुस। यहाँ कुछ भी सीधा नहीं लग रहा है। उस बच्ची आफरीन की असली माँ कौन थी इसका पता लगा, उसके साथ क्या हुआ था, सब कुछ। ये मुश्ताक जो भी कहानी पेलेगा अपने फ़ायदे के लिए पेलेगा, और इस इब्राहिम कारपेंटर का पूरा चिट्ठा निकाल। मेरा असली नाम हर्षा गुप्ता है। तो परवेज ने तुम्हें हसीना बनाया और तुमने मुश्ताक को फंसाया? जी नहीं, मेरी पहली शादी टूट चुकी थी, मैं अकेली थी। मुझे मुश्ताक अच्छा लगा, वो कमाता भी अच्छा था। परवेज को मैं परवेज भाई बोलती हूँ, भाई। उन्होंने बस हम दोनों को मिलवाया, बाकी सब कुछ हमारी मर्जी से ही हुआ है। मैं हर्षा से हसीना बनी, अपना नाम बदला, अपना धर्म बदला, मुश्ताक से निकाह किया। आफरीन को अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया, अपनी बेटी समझकर उसकी परवरिश की। हाँ, मोहल्ले की दूसरी औरतें तुम्हारी मिसालें देती हैं कि माँ हो तो हसीना जैसी। खाने मारना कितना आसान होता है ना मैडम। एक बच्ची मारी गई है जिसे तुम आए दिन थप्पड़ मारती थी, ये झूठ है? झूठ ये है कि आए दिन मारती थी। जब माँ सौतेली होती है ना, तो 4 साल में 6 बार भी हाथ उठाए ना तो आए दिन हो जाता है। हर किसी को सौतेला हाथ नजर आता है, माँ का हाथ किसी को नजर ही नहीं आता। आफरीन तुम्हारे और जफर के रास्ते में आ रही थी, ये भी झूठ है? पूरी तरह झूठ है। मुश्ताक तो जफर को इस दुनिया में आने ही नहीं दे रहा था। मुश्ताक, इस बार तो इस बच्चे को दुनिया में आने दो। 2 साल तक हमने अपना बच्चा नहीं किया क्योंकि तुम नहीं चाहते थे। तुम्हें हमें भी लगता है कि मैं आफरीन को एक माँ का प्यार नहीं दे रही हूँ? तो क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं दे रहा हूँ? दे रहा हूँ ना। तो फिर हमारे बीच तय हुआ था हसीना कि इस घर में सिर्फ 3 लोग रहेंगे, आफरीन और हम दोनों। पर एक ऊपर वाले की मर्जी भी तो होती है ना, जिसने मेरी कोख में एक जान डाल दी है। कम से कम इस बार तो उसे उसका हक दो, मुझे एक माँ बनने का हक दो। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं तुम्हारे हक के लिए आफरीन का हक कभी नहीं छीन सकता। ले लो, और मेरी ना का मतलब हमेशा ना ही होता है। मुश्ताक को लगता कि जफर उसका नहीं, परवेज का। हसीना उस दोपहर दरवाजे पे परवेज ही था ना, जैसे वो अनगिनत दोपहरों को आया करता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं पता उस दोपहर को कौन आया था। और रही बात मुश्ताक की, तो हाँ, उसे लगता है मैंने उसे धोखा दिया, क्योंकि जफर के वक्त मैंने गोली नहीं ली, बच्चा नहीं गिरने दिया। तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? मुझे एक बार माँ बनना है जी। लेकिन मुझे आफरीन के अलावा किसी का बाप नहीं बनना है। गिरा दो आज के आज। नहीं हो सकता, 3 महीने हो चुके हैं, मैं डॉक्टर को मिल चुकी हूँ, नहीं हो सकता। मेरे साथ धोखा हुआ है। तुमने क्या है हसीना? बच्चे को धोखा नहीं कहते जी, वो कभी आफरीन के रास्ते में नहीं आएगा, बल्कि आफरीन को एक भाई या बहन मिलेगी, और हमारे जाने के बाद दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। मैं अपनी आफरीन के लिए इतना बनाकर छोड़ूंगा कि अपना ख्याल रखने के लिए उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस वक्त तुम मेरे बताए हुए डॉक्टर के पास चलोगी, देखते हैं वो क्या कहता है। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, ये बच्चा गिरे या ना गिरे, तुम मेरी नजरों में जरूर गिर चुकी हो हसीना। 2 साल से मुझसे एक दुश्मन की तरह पेश आते रहे हैं मुश्ताक। एक ही रट लगी रहती है कि मेरे और परवेज भाई का चक्कर चल रहा है। और जफर साहब, मैं आपसे सच कह रही हूँ, मेरा और परवेज भाई का एक पाक रिश्ता है, भाई बहन वाला। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा सर, मुश्ताक का शक बिल्कुल बेबुनियाद है। झूठ बोल रहा है कि हर दोपहर में उसके घर जाता था, लेकिन ये सच है कि हसीना को जब भी तकलीफ होती थी या वो मुझसे मदद मांगती थी, मैं हाजिर हो जाता था, लेकिन सिर्फ एक भाई के नाते। मुश्ताक तो ये भी इल्ज़ाम लगा रहा है कि
जफर दरअसल उसका जानता हूं सर, क्या कहे, गंद भरी पड़ी है मुश्ताक के दिमाग में। जफर उसका अपना खून है सर। ये सच है कि जफर को इस दुनिया में लाने में मेरा हाथ था, लेकिन उस गंदे तरीके से नहीं जैसे वो मुश्ताक सोचता है। तुम खुद अपने आप को मां बनने से रोक रही हो हसीना। क्या मतलब परवेज भाई? देखो, हर बारी जब तुम पेट से होती हो सबसे पहले मुश्ताक को बताती हो, और उसके बाद वो बच्चा गिराने वाली दवाई तुम्हें देता है, सही है ना? तो बोलो ही मत ना कि पेट से हो। देखो, इस बारी जब महीना नहीं आएगा तो उसको कुछ बताना ही मत। नहीं परवेज भाई, मुश्ताक बुरा मानेंगे, बहुत बिगड़ेंगे मुझ पर। तो इस वक्त भी तो तुम कोई बहुत खुश नहीं हो ना। देखो, बच्चा चाहिए तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मसला तुम्हारा है, हल भी तुम्ही को ढूंढना होगा। सर, किसी जोड़े के निजी मामलों में दखल देना किसे पसंद आता है? बहन मानता हूं हसीना को, इसलिए सलाह दी थी। बाकी मेरी अपनी निजी जिंदगी है, शादी है जिसमें मैं बहुत खुश हूं। आफरीन की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसका है परवेज? अगर आपको लगता हसीना को, तो गलत सोच रहे हैं आप। मुश्ताक को इतना सीधा आदमी समझते हैं? अगर आफरीन को मारकर जफर और हसीना को सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाता, तो आफरीन की अपनी सगी मां लुबना यूं ही छोड़ देती मुश्ताक को। आफरीन की मां लुबना कहाँ है इस वक्त? नहीं जानता साहब, क्योंकि मुश्ताक और लुबना जब साथ में रहते थे तब मेरी मुश्ताक से दोस्ती नहीं हुई थी। लेकिन एक बात कह सकता हूं साहब, मुश्ताक उन आदमियों में से तो कतई नहीं है जो किसी एक औरत की बेवफाई से पूरी तरह पिघल जाता। जब मैं सोच रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आफरीन को इसलिए मार डाला ताकि सारा इल्जाम मुझ पे आ जाए और मैं रास्ते से हटा दी जाऊं। क्यों? तुम किसके रास्ते का कांटा हो हसीना? साहब, मुश्ताक मुझसे नफरत करता है। पर वो अपनी बेटी से प्यार करता था। तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए वो अपनी सगी बेटी की जान क्यों लेगा? साहब, मुश्ताक के लिए मैंने अपना धर्म बदला, उसके घर को संभाला, बेटी संभाली, उसकी शकी मिजाज को झेला। पर हुआ क्या? उसने मेरी बात पर बिल्कुल एतबार नहीं किया, उल्टा दूसरों की तरह उसने सीधा सीधा मुझ पर उंगली उठाई। मौका तो ने खुद दिया। झूठ से शुरुआत करके उंगली उठाने का न्योता तुमने खुद दिया हसीना। साहब, मैंने वो झूठ डर के मारे बोला था, किसी साजिश के मारे नहीं। साजिश हुई जरूर है साहब, पर वो मेरे खिलाफ हुई है। तुम अब भी इशारा मुश्ताक की तरफ ही कर रही हो। देखिए साहब, अगर इब्राहिम के घर के बाहर आप जो बोल रहे हैं वो कैमरा लगा हुआ है, वो एन वक्त पे बंद नहीं होता तो अब तक दूध का दूध पानी का पानी हो चुका होता। लेकिन मेरी बदकिस्मती कि ऐसा नहीं हुआ। उल्टा आप लोगों को शक हो गया कि मेरा इब्राहिम के साथ चक्कर चल रहा है, और यहाँ मुश्ताक को लग रहा है मेरा परवेज भाई के साथ चक्कर चल रहा है। आप लोगों ने कैसी औरत समझ रखा है मुझे? साहब, यहाँ एक गणेश यादव किराना वाला, उसकी दुकान पर सीसीटीवी है और वो कभी बंद नहीं रखता। 18 अक्टूबर की दोपहर को भी चालू था। मुश्ताक के घर की रेंज में? एक गली छोड़ के, लेकिन एकदम सही जगह पर है। इसके सामने डेड एंड है। इधर एक ही गली है जो मुश्ताक के घर की तरफ जाती है। मुश्ताक के घर जाने वाला या वहाँ से आने वाला हर एक शख्स इस सीसीटीवी में कैद होगा ही होगा। साहब, मेरे जहन में नहीं आया कि मेरे कैमरे में खूनी आया होगा। कैसे कैसे जहन में नहीं आया? सीसीटीवी लगवाया क्यों? टोपी से क्या ये? नहीं है, ऐसा नहीं है साहब। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, छोड़। और 18 अक्टूबर की सीसीटीवी की फुटेज निकाल कर दे मुझे, दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच की। भरी दोपहर में हाजिर उमर, कंधे पर नहीं, चेहरा लपेटा हुआ। और सर, सीसीटीवी की रेंज में आते ही चेहरा ढका गया। सर, देखते ये बाहर कैसे जाता है। बंदा चालाक है, पक्का जानता होगा कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ, इसलिए मुंह नहीं पीठ दिखाकर भागा। सर, इब्राहिम का सीसीटीवी में पीठ दिखाने की कोई गुंजाइश ही नहीं। उसके मुताबिक उसके बेटे ने ये इब्राहिम भी शायद इस साजिश में शामिल है। पीठ से सिर्फ हाइट का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये शख्स कौन है, यकीन से कुछ भी कहना मुश्किल है। बट सर, एक बात तो तय है, ये शख्स जो भी है, ये हसीना या मुश्ताक या फिर दोनों के जान पहचान का है। मोहल्ले में पहले आता जाता होगा, मुश्ताक के घर आया होगा, शायद इसी बस्ती का हो। इस मिस्टर एक्स को हम अपना मेन सस्पेक्ट मानकर चलते हैं। अब इतना तो क्लियर है कि 18 तारीख की दोपहर को मुश्ताक के घर पर कोई आया था। मतलब हसीना झूठ नहीं बोलेगी। सर, हो सकता है हसीना आधा सच बोल रही है। हो सकता है उसी ने किसी को बुलाया। या सर, ये भी हो सकता है कि मुश्ताक ने किसी को भेजा हो।
ना मुश्ताक ना हसीना उस नकाबपोश आदमी की पहचान कर पाए। मुश्ताक, परवेज, इब्राहिम, केस से जुड़े हुए सभी आदमियों की ऊंचाई नापी गई। फिर सीसीटीवी में कैद आदमी के साथ उसे मैच करने की कोशिश की गई, पर इनमें से कोई भी आदमी हमारे सस्पेक्ट के पास भी नहीं आ रहा था। सर, किसी के भी फोन रिकॉर्ड्स में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिस पे शक किया जा सके। 18 अक्टूबर की दोपहर को किसी भी नंबर की लोकेशन हाशिम नगर नहीं थी। सर, आफरीन का कत्ल एक सोची समझी साजिश थी। आफरीन का दरवाजा खोलना और एंड टाइम पे इब्राहिम का सीसीटीवी ऑफ हो जाना। सर, एक नकाबपोश शख्स का एक किराने वाले के सीसीटीवी के बारे में जानकारी होना, ये सब कुछ सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता सर। अगर हम ये मान भी लें कि ये इत्तेफाक नहीं बल्कि एक साजिश है, तो भी हमें अभी तक मुश्ताक, हसीना, परवेज, इब्राहिम का इस साजिश से कोई कनेक्शन नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला सर। क्यों नहीं मिला? क्या वाकई में कोई कनेक्शन है नहीं, हमें नहीं मिला? ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि सारे वाकयात अलग अलग हों, आपस में इनका कोई ताल्लुक ही ना, बस एक वक्त पे हुए। शायद महज एक इत्तेफाक, असली कातिल, असली मकसद, असली साजिश कुछ और ही हो। हाँ अशफाक, बोल। साहब, ये मुश्ताक और हसीना के काफ़ी रायते फैले हुए हैं, किलो के हिसाब से, मिलों तक। कहाँ तक? हसीना का बनारस तक और ये मुश्ताक का जौनपुर तक। साहब, ये हसीना का पहला पति अभिषेक सिंह बनारस में रहता है। 6 साल पहले जब हसीना ने अभिषेक को छोड़ दिया था तो बहुत खुनस में था। हसीना सैयद तब हर्षा गुप्ता थी, पर उसका अभिषेक से कोर्ट में कोई तलाक वलाक नहीं हुआ। बस एक दिन हर्षा उर्फ हसीना अभिषेक और उसके घर को छोड़कर भाग गई। ये हर्षा उर्फ हसीना के मायके में कौन कौन है? कोई नहीं है साहब। ये हसीना भी बनारस की है। शायद इसका पहला पति अभिषेक बदला लेने आया होगा या किसी को भेजा होगा यहाँ। और मुश्ताक का रहता जौनपुर में? उसकी पहली बीवी रहती है ना वहाँ, लुबना, आफरीन की माँ। ना, वो तो अभी रंगमंच पे आई ही नहीं है, उससे भी पहले वाली। मुश्ताक की सबसे पहली बीवी का नाम कौसर है, जो जौनपुर में रहती है और पान की दुकान चलाती है। अरे कौसर भी, पैसे कौन से भागे जाने? तो पैसे चलकर आ भी तो नहीं रहे मेरे पास। ये पान आखिरी पान था। कल तक मेरा हिसाब नहीं चुकाया ना, तो तुम्हारी ये फटफटिया मेरी। कौसर के 2 बेटे हैं, यूसुफ और अफजल। ये दोनों मुश्ताक के? हाँ जनाब, ये दोनों मुश्ताक के ही बेटे हैं। तो ये हसीना दरअसल मुश्ताक की तीसरी बीवी है? हाँ मैडम, लेकिन इस रायते की रेसिपी समझने के लिए आपको लिख के रखना होगा। ये हर्षा उर्फ हसीना मुश्ताक की तीसरी बीवी है, लेकिन शादी चौथी है। उसकी पहली बीवी थी कौसर, जौनपुर में, जिससे यूसुफ और अफजल हुए, जो मैंने अभी आपको बताया। फिर आई लुबना से आफरीन हुई। लुबना से तलाक के बाद आफरीन को मुश्ताक ने अपने पास रख लिया। फिर उसने अपनी पहली बीवी कौसर से फिर से निकाह किया दूसरी बार, और कौसर को फिर से तलाक दिया दूसरी बार। बिल्कुल दुरुस्त साहब। फिर हर्षा आई, जो हसीना बनकर इसकी तीसरी बीवी बनी, लेकिन शादी चौथी थी। एक 8 साल की मासूम बेगुनाह बच्ची को मारकर कोई क्या साबित करना चाहता था? क्या अभिषेक हर्षा और हसीना को फंसाना चाहता था, या फिर कौसर मुश्ताक को कोई जख्म देना चाहती थी? कौसर के पास कोई वजह थी? किलो के हिसाब से साहब, ये जो कौसर है रंगमंच या फिल्म के किरदार से कम नहीं है। मुश्ताक और कौसर ने 2 बार शादी की, 2 बच्चे किए, 2 बार तलाक ली। पहले तलाक से पहले कौसर ने मुश्ताक के नाक में दम कर रखा था। एक बार तो कौसर ने मुश्ताक को जेल भी भिजवाया था। अब देखती जा कौसर, अगर तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं की ना, तो मेरा नाम भी मुश्ताक नहीं। तो फिर तो तू अपना नाम बदल ही ले, क्योंकि तू कुछ करे और मैं उसका जवाब सूद समेत ना दूं, तो मेरा नाम भी कौसर नहीं। साहब, ये तो था 13 साल पहले का राय था, लेकिन हाल ही में 4 महीने पहले मुश्ताक ने कौसर से फिर से पंगा ले लिया। कैसा पंगा? जौनपुर वाला मकान बेच के, जिसमें कौसर अपने दोनों बेटों के साथ रहती थी, वो भी कौसर को बिना बोले। मेरा घर है कौसर, किसी को बेचूं या खैरात में दूं, मेरी मर्जी। तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? अरे तेरे 2 बच्चों की अम्मी हूँ मैं वो हूँ जिसे तू एक दमड़ी नहीं देता घर के खर्च के लिए, और ऊपर से सर से छत छीन रहा है। अब तू देख मैं तेरे से क्या छीनती हूँ। बर्बाद कर दूंगी तुझे। पागल कुत्ते की तरह घूमेगा, ऐसी हालत ना की ना मैंने, तो मेरा नाम भी कौसर नहीं। तो ये है पूरे फैले हुए रायते की हिस्ट्री साहब। इस मर्डर में
कौसर और मुश्ताक के दोनों बेटे यूसुफ और अफजल भी शामिल हो सकते हैं। इन लोगों के आपस में मिले, फैले और खट्टे पड़े रायते की वजह से एक 8 साल की मासूम बेगुनाह बच्ची की जान चली गई। सर, आफरीन मुश्ताक की कमजोरी थी, उसकी दुखती रग थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुश्ताक को ठेस पहुंचाने के लिए आफरीन की जान ले ली गई हो? ये ठेस मुश्ताक को ही पहुंचानी थी या फिर हसीना को, जिस पर बुरी सौतेली मां होने का ठप्पा पहले से लग चुका था? या फिर क्या ये सारा कुछ एक साजिश थी, एक चाल थी इन्हीं दोनों की, जिसका मकसद अभी सामने नहीं आया था? हम इस केस में अब भी अंधेरे में हाथ पैर मार रहे थे, और हाँ, तहकीकात के नए एंगल्स भी खुल रहे थे। अभी भी एक ऐसी औरत थी जिस तक पहुंचना बेहद जरूरी था, और हम पहुंचे नहीं थे। हम बहुत ही जल्द उस तक पहुंचने वाले थे, आफरीन की अम्मी लुबना तक। जब इस 8 साल की मासूम बच्ची के कत्ल की वजह हमारे सामने आई, हम सबके होश उड़ गए। कल रात हम पेश करेंगे इस केस का दूसरा और आखिरी भाग, और पता करेंगे उस अतीत का जिसमें किसी ने ऐसी करतूतें की, ऐसे जहरीले बीज बोए, जिसकी कीमत वर्तमान में 8 साल की मासूम आफरीन को चुकानी पड़ी, अपनी नन्ही सी जान देकर। जय हिंद।